मैं हूँ शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। अब कुछ बोलने का अब कुछ है ही नहीं कि अब कहे तो कैसे करें, लेकिन एग्ज़ाम तो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और सभी बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर संस्कृत हिंदी का बहुत सारे ट्रिक्स मतलब जो भी है बहुत ही धमाकेदार रहा। हिस्ट्री थोड़ा सा देखिए, और हिस्ट्री का जो 10th क्लास का बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो या एनसीईआरटी का जो भी है, तो 10th क्लास में कुल 8 चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद तो कहने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही व्यापक शब्द है राष्ट्रवाद। तो हम अब कुछ आगे न बता करके, आपके समय को न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा वीडियो इस बार बड़ा होने वाला है, लेकिन एक बात है, फ़ायदे बहुत होंगे। क्लास में बैठकर जो आप पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से अंत तक वीडियो को देखें और यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। 8 चैप्टर है, 8 वीडियो आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक देखेंगे। पूरा क्वेश्चन लघुतरीय दीर्घोत्तरीय हो या ऑब्जेक्टिव हो, टोटल का टोटल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और आज देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, और देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे बीजारोपण हुआ और उन्नत स्थिति में कैसे पहुंचा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनती है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? चलिए तो अब बताते हैं कैसे। राष्ट्रवाद है क्या? साधारण बोलचाल की भाषा में आप याद रखेंगे, साधारण बोलचाल की भाषा में राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना, राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना, तन मन धन से समर्पित होना ही राष्ट्रवाद है। यह साधारण बोलचाल की भाषा है। ये जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, इसकी शुरुआत, इसका बीजारोपण, ये राष्ट्रवाद की शुरुआत और बीजारोपण हुआ कैसे? तो इस बात के लिए कुछ बातें, कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक नहीं, ये पुनर्जागरण काल से ही राष्ट्रवाद जो है फैलने लगा था यूरोप में। और अब तो आप समझ गए कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना, तन मन धन से समर्पित होने की भावना ही राष्ट्रवाद है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो सही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको साधारण बोलचाल की भाषा में, और आर्ट्स में तो अपनी भाषा चलती है, अपनी भाषा डालेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इन्विजिलेटर भी समझेगा कि वाकई में जो है क्लियर कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, तो विशेष प्रकार का मार्क्स आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद तो समझ गए कि राष्ट्रवाद तन मन धन से समर्पित राष्ट्र के प्रति, या राष्ट्र सब कुछ, उस समय राष्ट्र ही सब कुछ हो जाता है, ऐसी भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका, जो पहले ही बोल चुके थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था कब से राष्ट्रवाद की भावना का जो है इसकी शुरुआत तो यहाँ पर आप कहेंगे पुनर्जागरण काल से हुआ था। लेकिन ये जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना अपना बुक निकाल लें और अंडरलाइन करते जाएं। ये 1789 अंडरलाइन करें। ये पुनर्जागरण काल जो है ये तो हुआ कि राष्ट्रवाद का शुरुआत पुनर्जागरण काल से हुई, कंप्लीट हो गया। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना, तन मन धन से समर्पित होने की भावना राष्ट्रवाद है, ये कंप्लीट हो गया। इसकी शुरुआत के बारे में मैंने बताया कि 1789 में ये पुनर्जागरण काल से तो हो चुका था, लेकिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तब जो है 19वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं, तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो ये राष्ट्रवाद की भावना प्रगति पर, इसका बहुत एकदम उत्कृष्टतम जो है, जो गुण होना चाहिए राष्ट्रवाद का, वो सामने आने लगा। लोगों के अंदर वो भावना चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो ये जो भावना थी राष्ट्रवाद, बहुत ही अच्छी भावना है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में आखिर हुआ क्या था कि, तो इसमें दो तीन चीजें हुई थी जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना वहां पर फूट फूट के सबके तन मन में समाहित हो गई थी। पहला हुआ था क्या कि इस भावना का विकास फ्रांसीसी राजक्रांति से हुआ और नेपोलियन के आक्रमणों से। नेपोलियन का आक्रमण वहां होना शुरू हुआ था और फ्रांसीसी राजक्रांति जो हुई थी, इसको देखकर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना काफी जो है तीव्र गति से विकसित हुई थी। इस तरह से देखें कि फ्रांसीसी क्रांति में जितने भी लोग थे और वहां के लोग ये दिमाग में डाल लिए थे कि अब जो है हमें जो पुरातन जो व्यवस्था है उसको हटाना होगा, हर हाल में हटाना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है राष्ट्रवाद। इस प्रकार से राष्ट्रवाद धीरे धीरे लोगों के तन मन में जो है समाहित होने लगे और इस प्रकार से एक नए युग की शुरुआत का आरंभ हुआ जिसमें नेपोलियन के आक्रमण और उनकी नीति काफी सहयोग हुआ। उनके नीति और वो जो आक्रमण किए, इससे राष्ट्रवाद को एक नया आयाम मिला और एक नए तंत्र का जो है शुरुआत हो गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, नेपोलियन का यहां पर पतन हुआ। नेपोलियन का पतन होते ही समस्या खड़ा हो गई और पुरातन जो राजतंत्र था उसको पुनः लागू करने का प्रयास फिर से होने लगा। जो पुरातन जो व्यवस्था थी उसमें जो साम्राज्यवादी जितने भी राष्ट्र थे वो सभी चाह रहे थे कि पुरातन व्यवस्था बनी रहे, हम लोगों का दबदबा बना रहेगा। ये तो पहले से ही वो लोग चाह रहा था, लेकिन बीच में फ्रांसीसी क्रांति हुई, नेपोलियन का आक्रमण हुआ, नए युग की शुरुआत हो गई। लेकिन ज्यों ही नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन का पतन होते ही समस्या खड़ा हो गई और ये लोग फिर से वही पुरातन राजतंत्र लागू करने के लिए जो है प्रयासरत हो गए। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रिया, यहां पर अंडरलाइन आप लोग करेंगे, ऑस्ट्रिया, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रिया एक जगह है, वो उसकी राजधानी वियना है। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में सभी साम्राज्यवादी शक्ति जो पुरातन युग की शुरुआत करना चाहते थे, उनको अच्छा लगता था दबदबा बनाए रखना, सबको इकट्ठा हुआ। कब हुआ? 1815 में। 1815 में ये लोग बैठे कि भाई अब फिर जो है पुरातन युग की शुरुआत करना चाहिए। नेपोलियन तो चला गया, अब जो है हम लोग फिर से वही युग लाए, राजतंत्र। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता क्या है कि वियना की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया। अच्छा, ये जो साम्राज्यवादी जो शक्तियां, जो राष्ट्र थे, वो बैठे थे। वियना सम्मेलन बुलाया गया था 1815 में। क्यों बुलाया गया था? पुरातन युग की शुरुआत करने के लिए, पुरातन व्यवस्था को पुनः कायम करने के लिए वियना सम्मेलन बुलाया गया था 1815 में। वियना की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। देखिए अब इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1815 में सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। और वियना सम्मेलन में ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? तो पुरातन युग की शुरुआत या पुरातन व्यवस्था पुनः कायम करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में जो सम्मेलन बुलाया गया था उसे जो है क्या कहते हैं?
वियना सम्मेलन कहते हैं। और उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को पहले चालू किया गया था, पुरातन व्यवस्था, उसको छिन्न भिन्न कौन कर दिया? नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन का पतन होते ही ये लोग फिर एक सम्मेलन, वियना सम्मेलन 1815 में बुलाए और क्या किए? फिर से उस व्यवस्था को कायम करने की जो आगे का मार्ग था वो शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है ये शुरुआत करने का सोचे, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये लोग ये नहीं सोचे कि अब जो जो बीच में पुरातन व्यवस्था को नेपोलियन के आक्रमणों ने छिन्न भिन्न कर दिया था और नए युग की शुरुआत की गई थी। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था वो युग। वो जो है आज़ादी, एक लोकतंत्र का आनंद जो है वो लोग चख लिए थे। अब फिर से उस तंत्र को कायम करने के लिए ये लोग जो बैठे, तो ये लोग ये भूल गए थे कि अब फिर से कायम करना इतनी जो है आसान काम नहीं होगी। उन लोगों के अंदर जो भावना थी कि चलो फिर से नेपोलियन का पतन हो गया, फिर से हम वो व्यवस्था लागू कर देंगे, अब संभव नहीं था। राष्ट्रवाद की नई शक्ति राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। अब सबके अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना जागरूक होने लगी थी। अब बात ये उठता है, जो साम्राज्यवादी शक्ति ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में पुरातन व्यवस्था को कायम करने के लिए जो सम्मेलन बुलाए थे उसको वियना सम्मेलन कहते हैं। और उस सम्मेलन में कौन कौन आया था? तो इसमें आया था ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो मेजबान था। कौन कौन था वियना सम्मेलन में? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वियना सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया 1815 में। तो इन लोगों ने बैठ करके जो पुरातन व्यवस्था की शुरुआत पुनः करने की कोशिश की, तो ये लोग भूल गए थे कि अब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हो गई। अब उतना आसान नहीं था पुरातन व्यवस्था कायम करना। इस तरह से ये जो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जो था, और एक और बात बता दें कि ऑस्ट्रिया मेजबान था और इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक पूरे यूरोप को हिला देने वाला व्यक्ति, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ध्यान दीजिएगा, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया कर रहा था और जिसका चांसलर कौन था? मेटरनिक। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे जब ये लोग पुरातन व्यवस्था कायम करने की जो है शुरुआत करने वाले थे, उसमें जो तो अब क्या हुआ कि पुरातन नेपोलियन युग का तो पतन हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई 1815 में। पुनः ये लोग बैठकर ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया फिर से ये लोग शुरुआत किए थे, है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि नेपोलियन युग का पतन कब हुआ? 1815 में। और ठीक मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई? 1815 में। यानी कि पुरातन व्यवस्था की शुरुआत फिर से चारों मिल करके कर दिए, जिसको समाप्त किया था नेपोलियन ने। लेकिन नेपोलियन का पतन होते ही फिर से ये चारों मिल करके यूरोप में उसी पुरातन व्यवस्था की शुरुआत कर दी। इसके बाद आता है क्या? उस समय बहुत सारे ऐसे, जर्मनी, बोहेमिया, पोलैंड या जितने भी थे वो सब उसी व्यवस्था से आक्रांत थे। जिस तरह फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी,
इसमें क्या हुआ था, सब कोई देख करके वो भी चाह रहे थे कि हमारे अंदर भी, हमारे यहाँ भी एक नए युग की शुरुआत हो, लोकतंत्र कायम हो। लेकिन सब पर किसी न किसी का आधिपत्य था। उसी समय जर्मनी 39 रियासतों का संघ था, जिसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। अगर टुकड़े टुकड़ा बनकर रहेगा तो जो ये साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं उस पर आसानी से अपना आधिपत्य जमा के रखेंगे। अब बात यहाँ पर ये होता है, आपने यह आपको पूरा मत ये सोचने की जरूरत नहीं, ये सब नहीं देखना है। हमने पहले बताया राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। उसके बाद पुरातन व्यवस्था था उसको हटाया किसने, छिन्न भिन्न किया किसने, नेपोलियन ने। और नेपोलियन का पतन होने के बाद फिर से वियना सम्मेलन 1815 में किया गया और फिर से वो शुरुआत हुई। यहां तक आपको देखना है ना। तो यहां पर जब क्या हुआ, नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत 1815 में। और तब इन लोगों ने क्या किया, वहां इन लोगों ने मिलकर बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया। इसको अंडरलाइन करेंगे, बुर्बो राजवंश की स्थापना। एक चीज और, जर्मनी 39 रियासतों का संघ था, यह भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, बुक आपके सामने रखें। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया और वहां का फ्रांस का जो है राजा बना दिया लुई 18वां को। लुई 18वां को, जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, है ना। ये पुरातन युग की शुरुआत किया और राजा किसको बना दिया, लुई 18वां को। बुर्बो राजवंश स्थापित हुआ और राजा बना दिया लुई 18वां को, फ्रांस का राजा बना दिया लुई 18वां को। अब आता है बात कि लुई 18वां जो था वो सामंजस्य करके चलने वाला व्यक्ति था। वो चाहता था कि एकाएक पुरातन व्यवस्था कायम न हो, वरना लोगों के अंदर जो है आंदोलन की भावना जो है जागरूक होगी और आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो लुई 18वां क्या हुआ कि सामंजस्य मिलाकर चल रहा था, लेकिन जो ही वह गया, लुई 18वां राजगद्दी से हटा, एक चार्ल्स दसम, उसके बाद फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठ गया, चार्ल्स दसम। लुई 18वां तो मिलाकर चल रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं है, चल रहा था। पुरातन जो युग की शुरुआत थी बुर्बो राजवंश की, चल रहा। लेकिन जब चार्ल्स दसम आया राजगद्दी पर, वो तो ऐसा प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक निकला कि जुलाई 1830 की क्रांति करवा दिया। क्या आ गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, ये अतिवादी इसके अंदर इतना था। 1830 की क्रांति, इसके निरंकुशता के कारण 1830 की क्रांति हुई, जुलाई 1830 की क्रांति, क्योंकि लोगों के अंदर अब तो राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हो गई थी। अब आप जबरदस्ती किसी पर तो थोप नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने लोकतंत्र का आनंद ले लिया था। अब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस तरह से 1830 की क्रांति, ये चार्ल्स दसम के भूल, जो गलत नीति था, उससे चार्ल्स दसम के द्वारा जो भी कार्य किए गए वह सभी गलत था, जो लोगों को बर्दाश्त से फाजिल था, जो सहनीय नहीं था। तो लास्ट में करेगा क्या, लोग आंदोलन करेगा और क्रांति हुई। अब ये जो 1830, जुलाई के 1830 की क्रांति के बारे में आपके बता दें, जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, कैसे हुआ। तो आप कहेंगे कि बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई और जिसका शासक जब चार्ल्स दसम जब बनकर आया, तो वो काफी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। राष्ट्रीयता तथा जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का कार्य किया, लोगों को दबाने का कार्य किया और
सोने पे सुहागा तब हुआ, ये चार्ल्स दशम पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बना दिया। ये तो चार्ल्स दशम से 2 गुना अधिक प्रतिक्रियावादी निकला, सोने पे सुहागा। इसने क्या किया कि लुई फिलिप जो इसके पहले लुई 18वां जो इसके पहले चार्ल्स दशम के पहले जो जो भी कार्य किया था, उस सब को हटाकर एक नया नागरिक संहिता लाया और इस तरह से लोगों पर दबदबा बनाना शुरू किया। तब लोगों को समझ में आया कि ये षड्यंत्र कर रहा है और हम लोगों का भला नहीं हो सकता है। इन सभी बातों को लेकर सभी लोग पहुंचे चार्ल्स दशम के पास कि भाई ये जो आपका प्रधानमंत्री पोलेगनिक है ये सही कार्य नहीं कर रहा है। जब लोग अपनी समस्या सुनाए चार्ल्स दशम को, ये सुनने को तैयार नहीं हुआ और इसने क्या किया, उसके समाधान को न करते हुए 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश और लागू कर दिया। लोग गए थे समाधान हेतु, लेकिन उनको जो है निराशा हाथ लगी और 4 अध्यादेश और लागू कर दिया गया। लोग को लगा कि ये तो उदार तत्वों का गला घोटने वाला ये शासक है ना। इस तरह से अब लोगों के पास क्रांति के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया और पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। और इस प्रकार इसे हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ये तो आप डिटेल में समझ लिए कि जुलाई 1830 की क्रांति कैसे हुई, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में इसको बोलें तो ये बताएं कि बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई, पुरातन युग की व्यवस्था शुरुआत हुई जिसमें लुई 18वां को शासक बनाया गया। लुई 18वां के बाद जब चार्ल्स दशम शासक बनकर आया, जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, वो जो है जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य करता था, लोगों पर दबदबा बनाने का कार्य करता था, वो जब शासक बनकर आया तो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना जो है उत्पन्न हो गई। लोगों के प्रति उसकी दुर्भावना, लोगों के अंदर क्रांति पैदा करने का जो है एक बन गया कि हाँ इस राजा को हटाना होगा। क्योंकि वो तो प्रतिक्रियावादी था ही, दूसरा काम क्या किया, पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बना दिया और पोलेगनिक क्या किया, लोगों पर अत्याचार करना शुरुआत कर दिया, लोग बेरोजगार होने लगे। इन सारे चीजों को देखते हुए लोगों के पास क्रांति के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं बचा था। क्रांति तो होकर रहेगा और ये ही हुआ 1830 जून 1830 में लोगों ने मिलकर चार्ल्स दशम को उखाड़ फेंकने के लिए जो क्रांति की गई उसे हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति। यहाँ देखिएगा जून 1830 ये क्रांति हुई थी, लेकिन इसको कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, क्योंकि उस समय का जो है कैलेंडर का हिसाब इंडिया में और यूरोप का इस तरह से है। तो यहाँ जून 1830 में ये क्रांति हुआ, लेकिन इसे हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और ये क्रांति क्यों हुआ, चार्ल्स दशम की निरंकुशता के कारण यह क्रांति हुई। लोगों ने क्रांति किया और इस चार्ल्स दशम को उखाड़ फेंका। इस तरह से वह चार्ल्स दशम लास्ट में क्या किया, राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स दशम क्या किया, चार्ल्स दशम राजगद्दी त्याग करके और कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया और
1830 में आर्लियंस वंश, बुर्बो वंश की स्थापना जो हुई थी 1815 में, उस समाप्त हुआ और आर्लियंस वंश की जो है स्थापना की गई और सभी उदारवादी लोगों ने मिलकर एक शासक लुई फिलिप को वहां का राजगद्दी सौंप दिया। इस प्रकार 1830 की क्रांति हुई। तो चलिए, आज हमने जाना कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है आप लोग समझ गए होंगे। देश के प्रति मर मिटने की भावना, तन मन धन समर्पित करने की भावना राष्ट्रवाद है। दूसरा बात ने हम बताया कि इसकी शुरुआत पुरातन काल से हुई थी, लेकिन तीव्र गति प्रदान हुआ था 1789 फ्रांसीसी क्रांति से। 19वीं शताब्दी आते आते और तीव्र हो गया और नेपोलियन इसमें अहम योगदान किया, इस राष्ट्रवाद को भड़काने में, राष्ट्रवाद दिल में बैठाने में। पुरातन युग का समाप्त छिन्न भिन्न कर दिया नेपोलियन, लेकिन उसका पतन होते ही सभी साम्राज्यवादी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बैठा और 1815 में वियना सम्मेलन हुआ और फिर से पुरातन युग की शुरुआत हुई। बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई और लुई 18वां को वहां का शासक बनाया गया। लुई 18वां सामंजस्य बनाकर चल रहा था, परंतु चार्ल्स दशम के आते ही लोगों के अंदर असंतोष की भावना जागरूक हो गई। चार्ल्स दशम इतना निरंकुश था कि जनतंत्र को दबाने का काम किया, लोगों के अंदर दबदबा बनाया और एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने ऐसे ऐसे काम किए कि लोगों के अंदर क्रांति हो गई और 28 जून को लोगों ने मिलकर के इस बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका और लास्ट में चार्ल्स दशम राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। और इस प्रकार इस क्रांति को जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं और लोगों ने मिलकर उदारवादी एक शासक लुई फिलिप को वहां का राजगद्दी सौंप दिया। इस प्रकार बुर्बो राजवंश की समाप्ति के बाद आर्लियंस वंश की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार आपने देखा 1830 की क्रांति और इसके नेक्स्ट जुलाई की क्रांति और जितने भी इस चैप्टर के आगे के जो है पन्ने हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान लेकर फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और देखें अगला वीडियो। जो भी क्रांति हुआ आपको एक एक चीज याद हो जाएगा।